बेटा हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंतर्गत अब तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ एनजी ट्यूब के बारे में, आईवी थेरेपी के बारे में और बहुत से टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। बेटा आप लोगों को पता होगा कि नर्सिंग प्रोसेस के बारे में आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं कि भाई ओबीजी में भी काम आता है जहाँ प्रायोरिटीज़ केयर की बात आती है। आप लोग इसको एमएसएन में भी यूज़ लेते हैं और आप लोगों ने बहुत केस स्टडीज़ वगैरह बनाई होगी। तो वही बेसिक हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। देखो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब है देखभाल, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, कि पेशेंट की देखभाल करने की एक प्रक्रिया है जिसको स्टेप टू स्टेप डिज़ाइन किया गया है और ये स्टेप टू स्टेप जो डिज़ाइन किया गया प्रोसेस वही क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं कि भाई नर्सिंग प्रोसेस जो है वो ऑरलैंडो के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ऑरलैंडो एक साइंटिस्ट का नाम है और ये जो बेटा डिज़ाइन किया गया है 1958 में इसको डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिएगा नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड बेटा अगर हम इंट्रोडक्शन की चर्चा करें तो सबसे पहले आपने बताना है कि डिज़ाइन बोल सकते हो या आप कह सकते हैं प्रिपेयर्ड बाय ऑरलैंडो इन 1958। अब आप लोगों को पता है आजकल के एग्जामों में साइंटिस्ट वगैरह के नाम भी पूछ लेते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई नर्सिंग प्रोसेस जो है बताइए इन्वेंशन कौन से ईयर में हुआ। तो आप कह सकते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस की जो शुरुआत हुई 1958 में हुई और ये किसके द्वारा हुई, ऑरलैंडो, जो कि नेम है किसका, साइंटिस्ट का। और यहाँ पर अगर हम प्रोफेशनल डेफिनेशन की चर्चा करें, प्रोफेशनल डेफिनेशन का मतलब है कि वो डेफिनेशन जो कि ऑरलैंडो के द्वारा दी गई थी। तो इसका बेसिक मतलब है कि नर्सिंग प्रोसेस इज ए स्टेप्स या नर्सिंग प्रोसेस इज ए सेट ऑफ डिज़ाइन, कि एक ऐसा सेट है या एक ऐसी डिज़ाइन है जो कि नर्सेज के लिए बनाया गया है पेशेंट को एक्सीलेंट केयर प्रोवाइड करवाने के लिए। तो पहले एक बार आप डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो बेटा, डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन के बाद आगे बात करते हैं। तो देखो बेटा नर्सिंग प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत से पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं और ये तो आपको पूरी लाइफ लॉन्ग ही हर जगह उपयोग लिया जाएगा। तो सबसे पहले बेटा मैं डेफिनेशन मेंशन कर देता हूँ। अरे यार इसमें इंक तो डाल दो। तो देखो ध्यान दें, आपने यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन जहाँ आप कह सकते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस इज ए स्टेप टू स्टेप डिजाइन that is prepared for nurses to provide excellent care to the patient। तो प्रॉपर एक तो बेटा डेफिनेशन को समझ लें। यहां पर बताया जा रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस जो है एक ऐसा डिजाइन है या नर्सिंग प्रोसेस की जो डिज़ाइन है उसमें क्या बताई गई हैं, कुछ स्टेप्स बताई गई हैं। तो एक जैसे मुझे ध्यान है ये डेफिनेशन ही आपके DSSB में पूछी जा चुकी है। एग्जामिनर ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई स्टेप टू स्टेप केयर जो पेशेंट को हम प्रोवाइड करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ द नर्सिंग प्रोसेस। तो आप यहाँ समझ लीजिएगा स्टेप टू स्टेप डिज़ाइन है और ये जो डिज़ाइन तैयार की गई है किसके लिए तैयार की गई है, आपके और हमारे लिए, मतलब नर्सेज के लिए तैयार की गई है, जिससे कि हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवा पाएंगे बेटा, पेशेंट को हम प्रोवाइड करवा पाएंगे एक्सीलेंट केयर। एक्सीलेंट मतलब बेस्ट केयर प्रोवाइडर। और आपको पता है कि बेसिक जो नर्सेज का काम है वो पेशेंट केयर प्रोवाइडर ही होता है। अब देखिएगा नर्सिंग प्रोसेस जो आप बता रहे हैं इसमें स्टेप्स कौन कौन सी हैं।
तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि नर्सिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स आप बता रहे हैं उसमें आप लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं कि नर्सिंग प्रोसेस जो है उसकी अगर हम स्टेप्स की बात करें तो जनरली स्टेप कितनी बोलते हैं? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। बेसिकली 5 स्टेप्स आपने बोलनी है। इसके अंदर आप जो कई जगह पढ़ते होंगे गोल, जनरली गोल वगैरह जो हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आपके रेशनल, मतलब जो भी पॉइंट आप यहाँ लिख रहे हैं बेसिक, अगर एग्जामिनर आपको पूछ रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस में स्टेप्स कौन कौन सी हैं तो आप उन स्टेप्स के बारे में ज़रूर बताइएगा बेटा। तो पहले हम स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनेगा कि भाई नर्सिंग प्रोसेस, और नर्सिंग प्रोसेस में हम बात करेंगे स्टेप्स। भाई नर्सिंग प्रोसेस में स्टेप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने यहां बताना है असेसमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? असेसमेंट बोलेंगे। अब देखो बात को सुन लीजिएगा, भाई असेसमेंट आप कह रहे हैं। दूसरा आपने यहां पर बताना है डायग्नोसिस। तीसरा आपने बोलना है प्लानिंग। चौथा आपने बोलना है इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट आपने बताना है इवैल्यूएशन। देखो बात को सुनते जाएं और बात को समझते जाएं। ये 5 स्टेप है बेटा, और ये आपको अगर एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेप्स आर इंक्लूड इन नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस में जो स्टेप इंक्लूड की गई है तो उनकी संख्या क्या है, वो बोलेगा आपको 5, 6, 7 और 4। तो मैं आपको बता दूं इनिशियली जब बनी थी तब तो 4 ही थी, लेकिन लेटेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में अब हम 5 ही बोलते हैं। 6, 7 तो इन्हीं के अंदर आ जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब है स्टेप की अगर आपको नंबर में पूछी जाए तो कितनी स्टेप बोलनी है? 5 स्टेप आपने बतानी है। और ये कौन कौन सी है? सबसे पहली असेसमेंट है, दूसरी डायग्नोसिस है, तीसरी प्लानिंग, चौथी इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट कौन सी है? इवैल्यूएशन। इन सभी स्टेप के अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एक तो आपकी असेसमेंट है, इसके बाद डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन। तो देखो यहाँ तक आप बता सकते हैं। अब एक एक पर हम लोग चर्चा करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो पढ़ाने का मेरा मेन एम है, मेरा मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य सिर्फ असेसमेंट पढ़ाना है। लेकिन फिर भी हम साथ में बहुत कुछ चर्चा कर रहे हैं तो सभी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे या सभी के बारे में बातें करेंगे। अब देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पर आप स्टेप, और स्टेप में सबसे पहले स्टेप असेसमेंट है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहें। तो ध्यान से सुन लीजिएगा असेसमेंट। तो असेसमेंट का मतलब, अब देखो आप यहाँ से भी मुझे ध्यान आ रहा है, एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, शायद रेलवे का एग्जाम था, वहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपने हेडिंग लगा लेनी है असेसमेंट। असेसमेंट के बारे में बहुत से प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मुझे ध्यान है एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने यही बताना है कि ये कौन सी स्टेप है? फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो अगर एग्जामिनर कहता है कि पहली स्टेप कौन सी है तो ध्यान दें, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे ना बोलकर वो ये भी कह सकता है कि अरेंज द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर, कि नर्सिंग प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं उन स्टेप को सही क्रम में लगाइए।
बात समझ में आ रही है? कहने का मेरा बेसिक मतलब यही है कि आपको तो ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछता है, क्योंकि बेटा ओवरऑल एम हमारा भी यही है और आपका भी यही है कि एग्जाम में जाकर के हमें प्रश्नों को हल करना है। थ्योरी जगह जगह पर मिलती है, जगह जगह पर आप पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न कैसे बनने हैं ये जरूर है कि हम मेंटली कहते हैं कि हमें तो पढ़ा दो, लेकिन पढ़ाने से क्या होगा? प्रश्न आपको जब तक समझ में नहीं आएगा। तो आपको प्रश्न के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। तो बहुत तरीके हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिस्कशन करेंगे बेटा। तो देखिएगा पहली स्टेप है, दूसरा एक प्रश्न और आपके एग्जाम में आया है, एग्जामिनर ने कहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो आपने यहां पे बताना है कि दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आपने बताना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नर्सिंग प्रोसेस की सबसे महत्वपूर्ण स्टेप कौन सी है, तो नर्सिंग प्रोसेस की सबसे जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण स्टेप है वो भी कौन सी है बेटा? नर्सिंग प्रोसेस ही है। इसके अलावा फिर आपके एम्स में एग्जाम में प्रश्न आया कि भाई ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो भी यहीं पर पता चलेगा, क्योंकि पेशेंट से जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं, पेशेंट से जो जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेशेंट से जो आंकड़े कलेक्ट करते हैं, वो हम इसी स्टेप में कलेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए इस स्टेप को इंपॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने डेटा कलेक्शन प्रॉपर नहीं किया तो डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन सभी प्रभावित हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहली स्टेप है। आपने यहां पर बताना है कि डेटा कलेक्शन is also या सीधा सा इतना लिख लें कि डेटा कलेक्शन भी इसी स्टेप के अंदर किया जाता है। तो देखिए ध्यान से सुने कि डेटा कलेक्शन भी यहीं पर हो रहा है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है। अब जैसे मुझे ध्यान है एम्स में सिर्फ इतना सा आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस वेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, कि वो स्टेप कौन सी है जहां पर पेशेंट से डेटा कलेक्शन और जानकारियां प्राप्त की जाती है। तो असेसमेंट आपने बोलना है। तो ये लो साहब, ये सारे ही प्रश्न आए हैं। असेसमेंट और असेसमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि असेसमेंट जो होता है, ध्यान से सुनेगा, असेसमेंट जो होता है मरीज आता है जब भी करते हैं, मरीज को केयर देते हैं उसके पहले और उसके बाद भी करते हैं, मरीज जब डिस्चार्ज होता है तब भी करते हैं, और जब मरीज फॉलोअप में आता है तब भी हम असेसमेंट करते हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य या कहने का बेसिक रूट या बेसिक मतलब यही है कि असेसमेंट इज ए सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिस्टमैटिक का मतलब है कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने बता दिया एडमिशन डिस्चार्ज कभी भी करेंगे तो असेसमेंट तो करना ही है। तो देखिए प्रॉपर डेफिनेशन एक बार मेंशन कर लें। तो आपने यहां बताना है असेसमेंट इज ए सिस्टमैटिक एंड continuous process where information and data is collected from the client। ये डेफिनेशन आपके रेलवे और भटिंडा एम्स में आई हुई है।
अब आप देख लो, प्रश्न ऐसे ही आने हैं। हर एग्जाम का अपना अपना स्टैंडर्ड है और उस एग्जाम के अनुसार आपने अपनी प्रिपरेशंस करनी है। भाई सब्जेक्ट वही, टॉपिक्स वही, सिर्फ तरीका जो बदल रहा है वो प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल जाता है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि असेसमेंट जो है सिस्टमैटिक तरीके से चलता है और लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जहाँ पर हम पेशेंट से डेटा कलेक्शन करते हैं। देखो ये डेटा वाला प्रश्न यहाँ आ गया कि वो कौन सी स्टेप है जहाँ डेटा कलेक्शन करते हैं, तो असेसमेंट में ही डेटा कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ बताएं कि असेसमेंट और असेसमेंट रिलेटेड ये सारे पॉइंट। इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। इंडिकेशन का मतलब है कि कहाँ पर कौन सी स्थिति, कंडीशन, कब हम लोग असेसमेंट करते हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि लगातार, लेकिन लगातार भी कब कब, कितना लगातार। तो देखो ध्यान दो, आपने यहाँ पे बताना है कि असेसमेंट जो कर रहे हैं उसके इंडिकेशंस के बारे में एक तो आप बताओ। भाई इंडिकेशंस के अंतर्गत आप क्या कह सकते हैं? इंडिकेशंस ऑफ द असेसमेंट, सबसे पहले बताना है कि जब मरीज क्या होता है, एडमिशन होता है, एक तो हम उस समय पर पेशेंट को क्या करते हैं बेटा, असेसमेंट करते हैं। तो एक तो आप यहाँ बताएं एडमिशन के समय पर हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। आपने देखा है जब मरीज आपके पास आता है तो नाम, एड्रेस, पता, बीमारी, पहले क्या अब क्या, सब कुछ लेते हो ना, इसका मतलब उस समय भी असेसमेंट कर रहे हो। दूसरा आपने यहाँ बताना है कि जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, भाई डिस्चार्ज असेसमेंट के बाद ही तो करते हैं कि जो भी डिजायर्ड गोल अचीव हो गया, इट मीन्स उसके जिस पर्पज से वो आया था वो पर्पज पूर्ण हो जाने के पश्चात अगर पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी है तब भी आपने क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट। तीसरा आपने यहाँ पर बताना है बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले और करने के बाद भी पेशेंट को असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा फॉलो अप में जब मरीज पुनः वापस आता है तब भी हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं बेटा, असेसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप बताएं। देखिए ध्यान से सुनते जाएं, असेसमेंट और असेसमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंडिकेशंस। इंडिकेशंस का मतलब है कि असेसमेंट आप किस किस समय पर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि असेसमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, एक तो पेशेंट के एडमिशन के समय, डिस्चार्ज के समय, कोई भी प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर के बाद। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि एक पेशेंट है जिसको कि डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग हो रही है, श्वास में तकलीफ हो रही है, और वो पेशेंट कहता है मुझे तकलीफ है, मतलब आपने पहले असेसमेंट किया, फिर आपने उसको कहा कि ले भैया तेरे को हाई फॉलर पोजीशन दे देते हैं, और देने के बाद आप फिर पूछोगे कुछ आराम आया या नहीं आया, मतलब प्रोसीजर करने के पश्चात भी आपने असेसमेंट किया, केयर करने के पश्चात भी आपने असेसमेंट किया। तो कहने का मतलब है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रेगुलर कंटिन्यूस प्रोसेस है, जहां पर हम मरीज से इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, और जो भी हम कर रहे हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम को चेक कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताओ टाइप्स ऑफ असेसमेंट। देखो ध्यान से सुनिएगा, असेसमेंट जो करते हैं उस असेसमेंट के भी आपने क्या बताने हैं बेटा, कुछ टाइप्स के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, या जैसा मैं सोचता हूं कि जितने भी स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट कहेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, वो तो 100% गलत हो जाएगा। सुन ले, तो असेसमेंट के अगर आपसे टाइप पूछे जा रहे हैं तो आपने यहां पर बताना है सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट। देखो बेटा ध्यान से सुने,
असेसमेंट के टाइप्स की बात कर रहे हैं और असेसमेंट के टाइप में सबसे पहले बोलना है इनिशियल असेसमेंट। आपने यहां पर बोलना है टाइम लैप्स असेसमेंट। सभी पर बताऊंगा क्या क्या होते हैं, क्योंकि मेरा एम मोटो एक ही है कि हर लाइन में से प्रश्न बनता है। तो आप बोलिएगा इनिशियल टाइम लैप्स असेसमेंट। इसके अलावा आप कह सकते हैं फोकस्ड असेसमेंट। तो देखो ध्यान दीजिएगा, यहां आप बताएं इनिशियल असेसमेंट, टाइम लैप्स असेसमेंट, फोकस्ड असेसमेंट, जनरली यही है। फिर आगे और क्लासीफाई करना चाहें तो फिर आप बोलते हो जैसे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस हम लोग करते हैं तो वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हो गया। साइकोलॉजिकली रूप से तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो गया। तो कहने का बेसिक मतलब यहाँ पर है कि असेसमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसमें एक तो ध्यान दें इनिशियली असेसमेंट हो गया है, टाइम लैप्स असेसमेंट हो गया है और फोकस असेसमेंट हो गया है। तो एक बार हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे आते जाएंगे पॉइंट उन पर बात करेंगे। तो देखो ध्यान से सुने, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनिशियल असेसमेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल नाम से ही समझ में आ रहा है, इनिशियल का मतलब है सबसे पहले। इनिशियल मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम, आप समझ लीजिए। तो एग्जामिनर आपको पहले तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि वो असेसमेंट कौन सा है जो मरीज के एडमिशन के समय पर होता है, तो इनिशियल। लेकिन एग्जामिनर क्या महामूर्ख थोड़ी है कि वो इनिशियल लिखेगा, इसका दूसरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि इनिशियल असेसमेंट को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। तो पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि मरीज का पूरा सार जानना, मरीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो एक तो आप ध्यान दें कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बोलते हैं। आपने यहां पर बताना है मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये, मोस्ट कॉमन फॉर्म या आप कह सकते हो टाइप है असेसमेंट का। आपने यहां पे बताना है दैट इज परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन, परफॉर्म एट द टाइम ऑफ पेशेंट एडमिशन, कि जब मरीज का एडमिशन होता है उस समय पर परफॉर्म किया जाता है। तो एग्जामिनर अगर आपको कहता है व्हाट इज द टाइप ऑफ असेसमेंट आर परफॉर्म ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ ए क्लाइंट और पेशेंट, तो बोलिएगा कॉम्प्रिहेंसिव और इनिशियल असेसमेंट। आपने बताना है ओवरऑल, overt data, overt informations are collected from the patient। तो आपने बताना है overall information is collected from the patient। like उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं फैमिली हिस्ट्री, बनाई होगी केस स्टडी, याद करो। फैमिली हिस्ट्री, मैराइटल हिस्ट्री, आप यहाँ पे कह सकते हो मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री एंड चीफ कंप्लेंट। बात समझिएगा,
कि यहाँ पर आपने बताना है कि जब मरीज हमारे पास पहली बार आता है तो हम उससे पूरी की पूरी जानकारियाँ लेते हैं। भाई पहले कभी दर्द तो नहीं हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, कहने का बेसिक मतलब है कि ये सारे पॉइंट आप बताएं। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट भाई ये जो असेसमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसमें ये 4-5 जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इनको प्रॉपर फोकस करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है जिसे हमने कहा था टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। देखो बेटा ध्यान से सुनना, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट बोलिएगा। क्या बोलना है आपने? टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। टाइम का मतलब समय, लैप्स का मतलब गुजर जाने के पश्चात, कहने का मतलब है मरीज के एडमिशन हो जाने के बाद, एडमिशन के समय पर नहीं, एडमिशन हो जाने के बाद में जब आप पेशेंट को केयर कर रहे हो, आप पेशेंट की देखभाल कर रहे हो, रूटीन केयर कर रहे हो, उसके दौरान भी हम लोग पेशेंट को असेस करते हैं और वही क्या कहलाता है? टाइम लैप्स। टाइम लैप्स के नाम से समझ में आ रहा है, इसे हम लोग ऑन गोइंग असेसमेंट भी कहते हैं। तो आपने यहां पे बताना है आल्सो नोन एज ऑन गोइंग असेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम ऑन गोइंग असेसमेंट भी बोलते हैं। ऑन गोइंग असेसमेंट सीधा सीधा आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग केयर ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट की देख रेख के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द केयर ऑफ पेशेंट फॉर चेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम। तो आपने यहां पे बताना है फॉर चेक पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम, या आप ये भी कह सकते हो प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट केयर, कि ये जो असेसमेंट किया जा रहा है, प्रोग्रेस जो पेशेंट केयर की है या पेशेंट की प्रोग्रेस को देखने के लिए इस प्रकार का असेसमेंट करते हैं, और यही क्या कहला रहा है? ऑनगोइंग असेसमेंट। मैंने आपको कहा था बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर कर रहे हैं वो ऑनगोइंग ही आएगा। तो आपने यहाँ पे बताना है इसे ऑनगोइंग बोलते हैं जहाँ पर हम पेशेंट की केयर के दौरान भी उसको असेस कर रहे हैं, जहाँ हम पॉजिटिव, भाई आप जो केयर कर रहे हो वो हो सकता है कि फायदे की जगह नुकसान पहुंचा दे, इसका मतलब है कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। सीधा सीधा मतलब है कि प्रोग्रेस है नहीं है, उस बात को पता करने के लिए हम असेस करते हैं, और ये क्या है? टाइम लैप्स असेसमेंट कहलाता है। ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां बताना है फोकस्ड असेसमेंट। देखो ध्यान दीजिएगा कि फोकस्ड असेसमेंट क्या है। तो फोकस का मतलब है किसी पर्टिकुलर विशेष प्रकार की प्रॉब्लम में जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? फोकस। मतलब आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पे हो। तो आपने यहां पर बताना है कि डेटा इज कलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर पेशेंट प्रॉब्लम। पर्टिकुलर या आप कह सकते हो और स्पेसिफिक पेशेंट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ
ब्रीथ। देखो ध्यान से सुनिएगा, अब ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि एक क्लाइंट कंप्लेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि एक मरीज है जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तकलीफ के बारे में बोल रहा है, तो बताओ उसका असेसमेंट कौन से प्रकार का होगा। तो आप क्या बोलिएगा, फोकस्ड असेसमेंट होगा उसका। तो ये आप ध्यान दें कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में आप देखो, मरीज तो कह रहा है मुझे सांस में दिक्कत है, और तुम कह रहे हो ले बता मैं हेड टू टो एग्जामिनेशन करूंगा। गलत है ना। तो कहने का मतलब है कि आप यहां पे ये समझ लीजिएगा कि जहां पर्टिकुलर विशेष प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग जानकारियां ले रहे हैं, वो पर्टिकुलर और विशेष प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट के अंतर्गत आती है। इसके अलावा फिर और भी आप बताना चाहो, जैसे मैं आपको यहां कह रहा था साइकोलॉजिकल असेसमेंट। भाई साइकोलॉजिकल असेसमेंट उस व्यक्ति से किया जाता है जिसको कि कोई स्ट्रेस है, तनाव है या ओल्ड एज है, तो भी असेसमेंट कौन सा होगा, साइकोलॉजिकल। तो आपने बताना है कि व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ए ओल्ड पर्सन, कंफ्यूज्ड पर्सन और मेंटल इल पर्सन, तो आप ये कह सकते हैं। तो आपने बताना है कि व्हेन द डेटा इज collected from a old patient, confused patient or mental ill patient। भाई आप ध्यान दें, ओल्ड एज, जैसे मुझे ध्यान है ये ओल्ड एज वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। एग्जामिनर ने पूछा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ असेसमेंट आर यूज्ड बाय द नर्स व्हेन 85 ईयर ओल्ड क्लाइंट केम इन कैजुअलिटी, कि एक 85 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति जब आपके पास आता है तो बताओ आप उसको किस प्रकार का। तो साइकोलॉजिकल है, क्योंकि जब व्यक्ति की उम्र 85 साल है तो वो थोड़ा डिसोरिएंटेड भी है, थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, और आपने देखा है मेमोरी इंपेयरमेंट भी होने लगती है, किसी वस्तु विशेष पर फोकस भी नहीं दे पाता है, कम सुनने लग जाता है। तो एवरीथिंग, ये सारे के सारे पॉइंट है, और ये असेसमेंट कौन सा होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। तो ये आप कह सकते हैं। तो देखो ये असेसमेंट के प्रकार बारे में आपने बताया है। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताएं टूल्स के बारे में। बाय टूल ऑफ द डेटा कलेक्शन, कि जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उसके टूल्स बताओ। टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, भाई हम मरीज से डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्शन करने के क्या कहे जा रहे हैं, टूल्स, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो आपने बताना है इंटरव्यू या क्वेश्चनरीज, जिसको हम जनरली बोलते हैं। क्वेश्चनरी ये आप यहां कह सकते हैं इंटरव्यू। दूसरा आपने यहां बताना है फिजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा आपने बताना है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं टूल्स, वो टूल्स या वो तरीके जिनके द्वारा आप लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए टूल मतलब साधन, कौन कौन से साधनों का यूज लेते हैं, कौन कौन से तरीकों का उपयोग करते हैं। तो आपने यहाँ बताना है, या तो हम उससे प्रश्न पूछेंगे, शारीरिक एग्जामिनेशन करेंगे, या उसके कोई डायग्नोसिस वगैरह, रिपोर्ट, रिकॉर्ड वगैरह क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे। अब देखो
क्वेश्चनरी के बारे में बताऊं तो क्वेश्चनरी के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, कई बार आप देखिएगा आप लोगों ने कम्युनिटी वगैरह में गए होंगे तो आप लोगों ने क्वेश्चनरीज तैयार की होगी, टूल्स तैयार किए होंगे। कुछ बच्चे एमएससी कर रहे हैं तो रिसर्च में टूल्स तैयार किए होंगे। तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, ये बताओ फिजिकल एग्जामिनेशन है। अब जिसके अंतर्गत एक तो मैं बता दूं, एक प्रश्न यहाँ से आता है और एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द कन्फर्मेटिव मैथड यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ द डेटाज, कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे कन्फर्मेटिव तरीका क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हैं सबसे कन्फर्मेटिव मेथड है डेटा कलेक्शन करने का। भाई टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा है, आप फिजिकली एग्जामिन भी कर लोगे, पूछ भी लोगे, लेकिन फिर भी जांच तो करवाते ही हैं ना। और जांच करवाते हैं मतलब सबसे कंफर्मेशन किससे होगा, इन्वेस्टिगेशन आर द कंफर्मेटिव टूल, ये आप बताएं। चलो साहब, तो सबसे पहले अब मैं यहाँ, ये तो इसमें तो एक ही पॉइंट है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू जो होते हैं वो इंटरव्यू भी प्लान्ड हो सकते हैं। भाई जैसे इंटरव्यू के बारे में 2 पॉइंट बता दूं कि इंटरव्यू भी प्लान्ड हो सकता है। एक तो आपने यहाँ पर बताना है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड, और एक क्या बोलना है, अनस्ट्रक्चर्ड। देखो स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है प्लान्ड। ध्यान से सुनिएगा कि भाई स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू आप कह रहे हैं, तो स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा पहले ही बना हुआ है। तो आप ध्यान दें, प्लान्ड है जहां पर जो प्रश्न पूछे, जैसे मैच फिक्सिंग समझ लो यार आप तो, कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। कैसे निर्धारित है, आपने देखा होगा मरीज का जो फॉर्म भरते हैं, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सारी चीजें एक परफॉर्मा आता है ना पेशेंट आइडेंटिटी का, वो आपका कौन सा है, प्लान्ड कहलाएगा, मतलब स्ट्रक्चर्ड बोलना है। तो आपने यहाँ पे बताना है प्लान्ड बोल सकते हो। आपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चंस देयर स्टेप्स एंड आंसर आर प्री डिसाइडेड। देखो बेटा ध्यान से सुनते जाएं, आपने यहां पर बताना है कि जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन की स्टेप्स और उनके आंसर कैसे होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं। प्री डिसाइडेड जानते हो, कहने का मतलब है कि आपने मरीज से पूछा कि आपका नाम क्या है। अरे भाई नाम बदल थोड़ी जाएगा, नाम तो पहले से ही निर्धारित है और आंसर भी उसका वही आना है। तो आपने यहां पे बताना है कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनकी स्टेप और उनके आंसर कैसे हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल हिस्ट्री। भाई पर्सनल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट की पर्सनल जो हिस्ट्री है वो यहां आ सकती है। अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि पेशेंट की सिचुएशन के आधार पर, पेशेंट की प्रॉब्लम के आधार पर, पेशेंट की रेस्पॉन्स के आधार पर अगर प्रश्नों का क्रम और उनके उत्तर बदल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनस्ट्रक्चर्ड। सुन लीजिएगा अनस्ट्रक्चर्ड की भी डेफिनेशन। तो आपने यहां पर बताना है भाई क्वेश्चंस their steps their
आंसर आर चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, according to situation and response of patient, कि पेशेंट की रेस्पॉन्स के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार अगर प्रश्न बदल रहे हैं, प्रश्नों का क्रम बदल रहा है और उनका उत्तर बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, आपने एक पेशेंट से पूछा कि दर्द हो रहा है क्या आपको, या मरीज ने कहा कि साहब मेरे तो पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, अब आप उससे पूछोगे कि दर्द पेट में है या छाती में है, वो बोलेगा हल्का हल्का छाती में भी, यहाँ बीच में है। दर्द ऐसा तो नहीं है इधर जा रहा हो, दर्द ऐसा तो नहीं है इधर जा रहा हो, मतलब आर्म की तरफ तो नहीं जा रहा है, पीछे तो नहीं हो रहा है। दर्द में कहीं सांस में तकलीफ तो नहीं होती है, जैसे एमआई वाले मरीज में, कार्डियक अरेस्ट वाले में देखते हैं। क्या है, जैसा पेशेंट की रेस्पॉन्स है उसके अनुसार ही प्रश्न बदल रहे हैं, उनके उत्तर बदलते जा रहे हैं। तो मतलब डिजीज के आधार पर प्रश्नों का क्रम परिवर्तनशील है और ऐसा ही अनस्ट्रक्चर्ड कहलाता है। ये आप बताएं। तो देखिए यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे। चलें साहब यहां तक आप बताओ। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताएं कि डेटा कलेक्शन जो कर रहे हैं उसके टाइप। भाई ये टूल्स टाइप अगर बोले तो सब्जेक्टिव और टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शंस। भाई एक तो आपने यहां पर बताना है सब्जेक्टिव और एक आपने बोलना है ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि डेटा कलेक्शन और डेटा कलेक्शन में आप कह रहे हैं सब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन, और दूसरा क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन। सब्जेक्ट का मतलब मरीज, सब्जेक्ट का मतलब पेशेंट, कि जब आप कंप्लीट जानकारियां पेशेंट से ही लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव डेटा कहलाता है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि व्हेन यू आर डिपेंड ऑन द पेशेंट, आप पूर्ण रूप से मरीज पे ही निर्भर हैं। मरीज चाहे तो झूठ भी बोल सकता है और मरीज चाहे तो सच भी बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसको कि आप पूरे तरीके से कंफर्म नहीं कर सकते हो, जैसे बात सुनिएगा, आप जब छोटे बच्चे थे, छोटे थे अभी थे बड़े थे, कई बार आपको मान लो कोचिंग आने की इच्छा नहीं, आपको स्कूल जाने की इच्छा नहीं, आप कहते थे मम्मी पेट दर्द हो रहा है। अब चाहे नहीं हो रहा हो तो मम्मी के पास क्या दर्द को कंफर्म करने का कोई तरीका था? नहीं था ना भाई। आज तो हम कहते हैं ये तरीका वो, लेकिन वो भी कंफर्म थोड़ी है कि पेन को पता करने के जो स्केल है वॉन्ग बेकर, ये सब एक्सपेक्टेशन है, 100% नहीं बताते हैं। तो यहां आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव का मतलब है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, या व्हेन वी आर कंप्लीट डिपेंड ऑन द पेशेंट फॉर डेटा कलेक्शन, दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव डेटा। उदाहरण में बोल सकते हो पेन, उदाहरण में आप कह सकते हो नोजिया, जी घबरा रहा है। जी घबराने का क्या क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो नोजिया वहां पर आ जाएगा। इसके अलावा एक अपवाद है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूबॉर्न, नियोनेट और चाइल्ड आर प्रोवाइडेड बाय हिज मदर, दैट इज आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव डेटा। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एग्जामिनर ने, अब बच्चों को पता ही नहीं चलता आ कहां से रहा है। एग्जामिनर ने कहा कि एक बच्चा है जो कि 1 महीने का हो गया है और नर्स को उसकी मदर जानकारी दे रही है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बताओ वो डेटा कलेक्शन कौन सा कहलाएगा?
तो वो सब्जेक्टिव ही कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने यहां पर बताना है सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का मतलब है कि व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, कि जब डेटा पेशेंट से कलेक्ट किया जा रहा है तो सब्जेक्टिव कहलाएगा। व्हेन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन भी ऐड कर लो, डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे कह सकते हैं पेन। दूसरा उदाहरण आप कह सकते हैं कि व्हेन मदर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर चाइल्ड। भाई जब वो उसके बच्चे के बारे में जानकारी दे रही है तब भी वो डेटा कलेक्शन कौन सा होगा? सब्जेक्टिव ही होगा। इसके अलावा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे ये भी एग्जाम में आया हुआ है, नोजिया। तो देखो आपने यहाँ पर बताना है कि ये सारे, अब एग्जामिनर लिख देगा कि एक क्लाइंट कंप्लेंट अबाउट द नोजिया व्हेन नर्स आर कलेक्टिंग द डेटा, what is the technique are used by her nurse, या what is the technique used by the nurse when a client complained about the nausea, कि पेशेंट को नोजिया है और वो नर्स जब उससे जानकारी लेगी तो कौन सा प्रकार? सब्जेक्टिव डेटा कहलाता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का सीधा सीधा मतलब है कि when information is provided by other than patient। देखो ध्यान से सुनना कि अगर इंफॉर्मेशन किसी और व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है या इंफॉर्मेशन किसी और व्यक्ति के माध्यम से कलेक्ट की जा रही है, ध्यान से सुन लें, आपने यहाँ पर बताना है कि जब भी इंफॉर्मेशन को हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, जैसे नर्स कलेक्ट कर रही है तो वो सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रही है कि इंफॉर्मेशन, उदाहरण के रूप में आप कहते हो फैमिली मेंबर्स आपके हो गए हैं, फ्रेंड्स इसमें जानकारी देते हैं, इसमें नर्स का नाम आ जाएगा, इसमें नाम आ जाएगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर। पहले लिखना, ये उदाहरण भी क्या दे रहा हूं मैं, सुन लो। ये इस बात के हैं, मान लो एग्जामिनर बोले कि फैमिली मेंबर्स आर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट डिजीज, दैट इज द डेटा इज नोन एज, तो सब्जेक्टिव ना बोलकर ऑब्जेक्टिव डेटा बोलना है। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है और उस पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो गई है और उसका दोस्त उसको लाकर के एडमिट करवाता है, तो दोस्त ही तो बता रहा है, और अगर दोस्त बता रहा है तो वो क्या है? ऑब्जर्व। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये व्यक्ति सुबह सुबह उठा और उठ करके इसको चक्कर आ गए, ये व्यक्ति सुबह सुबह मैंने देखा कि जैसे ही टॉयलेट करने जा रहा था तो इसको वॉमिटिंग भी हो गई। मतलब एज ए फ्रेंड आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया? आपने ऑब्जर्व किया, मतलब डेटा कौन सा? ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया। नर्स जब काम करती है तो नर्स यहां पर देखती है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, जिन्हें हम कंफर्म कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ये सब किस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव डेटा में आएंगे। तो आपने यहां पर बताना है
टेम्परेचर के बारे में एग्जामिनर पूछे और एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता है कि ब्लड प्रेशर एक मरीज है जिसका कि 140 से 190 mm ऑफ Hg आ रहा है, ये नर्स ने मेंशन कर दिया। तो बताओ नर्स ने कौन सा डेटा कलेक्शन की तकनीक को यूज किया है? तो वो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो साहब, यहां तक हम आ चुके हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको आगे बता देना चाहता हूं कि ये तो हमने कहा इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट। भाई मैंने आपको कहा था कि मुख्य रूप से ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ने का मेन एम और मेन उद्देश्य क्या है? तो मेन एम और मेन उद्देश्य यही है कि पहले मैंने कहा था असेसमेंट ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब असेसमेंट में मैंने आपको बता दी हैं असेसमेंट की स्टेप्स, असेसमेंट में मैंने आपको बता दी है असेसमेंट के तरीके कौन कौन से हैं, असेसमेंट के टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में उपयोग आने वाली रूटीन पोजीशंस के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक और स्टेप्स के बारे में, और जो भी फर्दर रिमेनिंग इसकी स्टेप है। थैंक यू, धन्यवाद।